नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मई का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले हम देखते हैं, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत होता है। ये बिल्कुल सही है। यह एक अर्धन्यायिक संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका प्रावधान केवल असम में है, तो ये गलत है, क्योंकि जो है अमेंडमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि राष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जाता है कि अपने जिले में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल गठन कर सकते हैं, यानी किसी भी राज्य में हो सकता है। इसका सदस्य केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये गलत होगा आपका। तो यानी कि इसमें केवल एक व दो यानी बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राफेल विमान किस देश से आयात किया जा रहा है? राफेल विमान आप जैसे जानते हैं फ्रांस से आयात किया जा रहा है। ईडन गार्डन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ईडन गार्डन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपका आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये थी हमारी कल की डिस्कशन से संबंधित प्रश्न। और अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सब आज का हमारा समाचार पत्र में सबसे पहली खबर है, एयर ट्रैवल रिज्यूम्स बट मेनी सीट्स ऑन 532 फ्लाइट्स गो एम्प्टी। तो जैसे कि जानते हैं कि वायु जो उड़ान है वो रिज्यूम कर दी गई है, लेकिन 532 उड़ान लगभग कल हुई हैं, जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा खाली ही गई, यानी कि बहुत कम लोग उससे गए थे। ये चीज़ है। टेस्टिंग अप इन स्टेट सीइंग मैसिव रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स। तो जैसे कि जो प्रवासी लोग अपने वास्तविक राज्य में वापस आ रहे हैं, तो उससे टेस्टिंग राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लिया है, यानी टेस्टिंग बढ़ा दी है। जिसमें अभी तक देखा जाए सबसे ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर्स जो है महाराष्ट्र में है, 40 पब्लिक लैब्स हैं और 31 प्राइवेट लैब्स हैं। तो ये और दक्षिण के राज्य में भी काफ़ी अच्छे टेस्टिंग सेंटर्स की संख्या है। अब हम चलेंगे अगली समाचार की तरफ, डेलिब्रेशंस ऑन टू एंड एलएसी टेंशंस। तो एलएसी जैसे कि हम कई दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारी जो है भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, जो अभी डिमार्केटेड नहीं है, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, उसके मध्य जो है काफ़ी टेंशन चल रही है। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में काफ़ी फेशाफ हुआ कई बार भी, लद्दाख में, सिक्किम में, यहाँ कुल। तो अगली न्यूज़ ये उसके लिए फिर मतलब उसको शांत करने के लिए दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, ये चीज़ बताई गई है। अगली न्यूज़ है, डिस्पाइट ग्लेट कट इन फ्यूल प्राइसेस अनलाइकली। तो जो है मतलब जैसे कि जानते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कमी आई है, लेकिन तब भी भारत में तेल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे वो बताते हैं कि हम जो है जो इससे एक जो भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, इसको हम प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि जो राज्य का कोष भर सके और हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ में या फिर जैसे मेडिकल में एक्सपेंस कर सके, इसलिए तेलों का दाम कम नहीं किया जा रहा है। अब ये थी अगली लोकल न्यूज़ है, स्पेयर विजुअली चैलेंज ऑफ डीयू ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने का जो है निर्णय लिया है। हमने डिस्कस किया था ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, जिसमें परीक्षा के दौरान बालक को या विद्यार्थी को जो है बुक ओपन करके या फिर मतलब कोई भी सोर्स मटेरियल से लेके जो है एग्ज़ाम देने की अनुमति होती है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, हमने बात किया था। तो इसमें जो दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ जो है लोगों ने प्रश्न उठाया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कैसे करेंगे, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, इसलिए समस्या है। अब अगली न्यूज़ है, शाहीन बाग रेजिडेंट्स विटनेस म्यूटेड ईद सेलिब्रेशंस। तो जो शाहीन बाग के निवासी हैं वो मतलब शांत रूप से बड़े ईद के सेलिब्रेशन किए। तो शाहीन बाग क्यों चर्चा में आया था, हम जानते हैं कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट के अंतर्गत चर्चा में आया था। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सीएए क्या है आप उसको रिवाइज करें, देखें। अगर कोई आपको डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको हमें नोटिफाई करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के संक्रमण के वो है, तो ईद का सेलिब्रेशन सब शांत रूप से हुआ है, तो ये चीज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, देखिए गुरु अर्जुन देव जो सिख के पांचवें गुरु थे, उनको बधाई संदेश दे रहे हैं उनके मार्टरडम पे, मतलब उनको याद करते हुए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है। हम इससे क्या सीखेंगे, देखिए कि जो गुरु अर्जुन देव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये सिखों के पांचवें गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन किया था, और जो श्री हरिमंदिर साहिब है यानी जो हमारा गोल्डन टेम्पल है उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो इतना हमने जाना गुरु अर्जुन देव के बारे में, ये पांचवें गुरु थे सिखों के। अगली न्यूज है, विथ वीट हार्वेस्ट और पंजाब रजिस्टर्स स्पाइक इन स्टबल बर्निंग। तो जैसे कि जानते हैं अभी गेहूं के सीजन खत्म हो गया है, धान की रोपाई होने वाली है। तो धान की रोपाई के लिए गेहूं का सीजन खत्म हो गया है, तो अभी गेहूं के जो उससे जो बचा है वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे गेहूं की बाली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अभी खेतों में पड़ा हुआ है। तो क्या क्या करते हैं किसान, सामान्यतः उसको जला देते हैं। तो इसी को स्टबल बर्निंग कहा जाता है। स्टबल बर्निंग पिछले 4-5 वर्षों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ उत्तर प्रदेश में जो भी स्टबल बर्निंग होती है उसके कारण दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है, वहाँ की वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। स्टबल बर्निंग पर बैन भी है, तो इसलिए हमेशा चर्चा में रहती है। स्टबल बर्निंग क्या है आपको जानने की आवश्यकता है।
हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया। तो जो हीट वेव है नॉर्थ इंडिया में प्रबल हो चुकी है। हीट वेव क्या है हम जानेंगे। जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हीट वेव को इस तरह डिफाइन करती है कि यदि किसी भी जो समतल मैदान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है या फिर पहाड़ी क्षेत्र में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव कंडीशंस बोला जाता है। नागालैंड रिपोर्ट्स फर्स्ट वायरस केस। तो नागालैंड में पहला कोरोना वायरस का केस आया है बताया गया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा। तो हरियाणा में पैडी कल्टीवेशन पे रोक लगाई गई है, यानी धान की खेती पर रोक लगाई गई है कि जैसे पहले पूरे क्षेत्र में धान लगाते थे, तो अब उस टारगेट ये किया गया है 50% क्षेत्र पर धान के अलावा अन्य कृषि की जाए, जैसे मक्का हो गया, कॉटन हो गया, इन सब चीज़ को। तो एक वहाँ पे स्कीम चलाई गई है, मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम। तो वहाँ पर धान की खेती इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि वहाँ वाटर लेवल 40 मीटर से भी ज़्यादा चला गया है। और फिर इसके अलावा भविष्य में आपको समझ लीजिए ज़मीन ऊसर बंजर हो सकती है। तो वाटर लेवल बहुत ना जाए, तो इसलिए कि उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि सभी किसान केवल धान की खेती ना करें। तो ये चीज़ है, तो वहाँ पे ये टारगेट रखा गया। तो उसके खिलाफ धान जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जानने की आवश्यकता ये है कि पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, जबकि वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी कम है, वो उपयुक्त जगह नहीं है। लेकिन ट्यूबवेल की मदद से वो लोग खूब जो है धान की खेती करते हैं, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। वाटर लेवल गिर सकता है और वो ज़मीन ऊसर बंजर में बदल सकती है। अगली जो प्लीज सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक्स फीटस विद डाउन सिंड्रोम्स रिजेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट में एक 33 वर्षीय महिला ने एक जो है याचिका दायर की थी। वो 24 माह की बच्चों की गर्भवती माँ है, तो 2 जुड़वा बच्चे हैं। उसने कहा था, मतलब बताया कि एक बच्चा जो हमारा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, तो और जो है उसको जो है एबॉर्शन के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो देखिए हमारे यहाँ एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, MTP एक्ट 1971 कहता है कि 20 सप्ताह तक के जो है गर्भ में जो बच्चा है, फीटस है, उसको उसका तो एबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन 20 सप्ताह के बाद जो नहीं किया जा सकता है। और विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक भी किया जा सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के, यानी कि न्यायालय के ऑर्डर के पश्चात। तो जब 20 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, 24 सप्ताह हो गया, तो अभी उन्होंने इसीलिए जो 33 वर्षीय महिला है वो उसने जो है हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसको मना कर दिया गया। बोला गया, ये आधार ये दिया गया कि एक जो फीटस, जैसे 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो यदि एक ही अगर प्रभावित है तो इसको मतलब एबॉर्शन के दौरान दूसरा बच्चा भी प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए इसको मना कर दिया गया है। लेकिन देखिए ये समस्या आई है और अभी जो है इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड करने की बात की जा रही है, जिसमें 24 सप्ताह करने का बात की जा रही है। तो ये आपको ध्यान देना है, जैसे अमेंडमेंट आता है ये भी आपको आगे ध्यान देना है। अगली न्यूज़ है आपकी, ये आपकी एडिटोरियल, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है चर्च रेप्लिका एरेक्टेड फॉर फिल्म शूट वेंडलाइज्ड इन केरला। तो केरला में एक फिल्म शूट आउट के लिए एक चर्च का रेप्लिका तैयार की गई थी, चर्च का मॉडल तैयार किया गया था, जिसको कुछ हिंदू तत्वों ने उसको मतलब तोड़ फोड़ दिया। और आज बताया ये चर्च जो खड़ा किया गया है वो भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर न्यूज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम देखेंगे रिलीजियस राइट क्या है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट आता है। 25 से 28 आर्टिकल 25 to 28 जो है रिलीजियस फ्रीडम का राइट्स है, फंडामेंटल राइट। ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है। कर्नाटक गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट टू सॉल्व मिस्ट्री और बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। तो कर्नाटक सरकार ने पुरंदर दास के जो है जन्म से लेकर जन्म स्थान को लेकर जो रहस्य है उसको सॉल्व करने की बात की है। तो पुरंदर दास कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं। तो कर्नाटक संगीत क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। तो भारत में मुख्यतः 2 संगीत विधाएं हैं, एक कही जाती है कर्नाटक संगीत, दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। तो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में हम दोनों में अंतर देखेंगे। कर्नाटक संगीत आपका दक्षिण भारत में उदय हुआ था, जबकि हिंदुस्तानी संगीत का उदय उत्तर भारत में हुआ था। कर्नाटक संगीत पूर्णतया भारतीय आधारित है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत आपका भारतीय तत्वों को लेकर और साथ में अरबी फारसी प्रभाव भी इसमें देखने को मिलते हैं। कर्नाटक संगीत में गायन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि वाद्य यंत्रों को उतना महत्व कम दिया जाता है गायन की तुलना में। जबकि हिंदुस्तानी संगीत में गायन और वाद्य यंत्रों को बराबर महत्व दिया जाता है। और हिंदुस्तानी संगीत में कई घराने हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में केवल एक ही जो है पूरा वो लीग चलती है। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। और कर्नाटक संगीत के जनक कौन है, पुरंदर दास, उनके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे। तो पुरंदर दास जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये गायन करते थे, इसको प्रमोट किया था इन्होंने। ये मुख्यतः वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, यानी विष्णु भगवान की भक्ति में
जो है विश्वास रखते थे। और इन ये इसमें आने से पहले यानी इस संगीत विधा को जन्म देने से पहले या फिर कहें विष्णु की भक्ति में से पहले नायक थे। तो नायक कौन होते हैं ये हमको जानने की आवश्यकता है। विजयनगर साम्राज्य में नायक एक उपाधि होती थी जो किसको दी जाती थी, जो लोकली इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे या फिर जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे उनको नायक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य के दौरान। तो अभी देखिए वो डिबेट क्या है, तो जो कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, कुछ लोग कहते हैं मलनाड क्षेत्र में यानी कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। तो इनके जन्म स्थान की जो रहस्य है उसको सुलझाने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट अब जो है रिसर्च करवा रही है। तो ये चीज़ हमने जाना इसके बारे में। अब अगली न्यूज़ है अलाउ ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफ हाउस पैनल्स। तो जो कांग्रेस के नेता हैं आनंद शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पैनल के जो है वो हैं सदस्य हैं, चेयरमैन हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट के हाउस पैनल्स हैं, पार्लियामेंट का कामकाज करने के लिए कई कमेटियां बनाई जाती हैं। तो बता रहे हैं उन समितियों को जो है चूँकि लॉकडाउन है तो इसलिए असेंबली अगर नहीं हो सकती है तो ऑनलाइन मीटिंग उनकी कराई जाए। जनरल नरवणे हैज़ हर्ट गुरखा सेंटीमेंट सेज नेपाल मिनिस्टर। तो जो नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जनरल नरवणे ने, मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारे भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुरखा के भावनाओं को आहत किया है। तो कैसे आहत किया है उनके हिसाब से हम देखेंगे। तो जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं उन्होंने कहा है कि जो अभी नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया है उसमें जैसे काला पानी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो बता रहे हैं कि ये जो नेपाल है, और देखिए नेपाल ने वहाँ पे सीमा पर सैन्य उपलब्धता भी बढ़ा दी है। तो बता रहे हैं कि ये जो है नेपाल है किसी दूसरे के दम पर उछल रहा है, और जाहिर सी बात हम समझ रहे हैं कि इसके दम पर उछल रहा होगा, चाइना को की ओर संकेत किया है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि जो है उनका मतलब अब आरोप लगा रहे हैं, ट्रिक खेल रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैसे गुरखा लोगों को भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए नेपाल के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि गुरखा लोगों के आत्मसम्मान पर चोट किया है। जबकि आप समझ रहे हैं ये ऐसा नहीं थी, रियलिटी बोल रहे हैं। जहाँ तक हम देखें तो सही बात ही है कि नेपाल चाइना के दम पर उछल रहा है, इंडिया से बार्गेन करने का ट्राई कर रहा है। अगली न्यूज़ है यूपी रिलीजेस स्किल मैप ऑफ माइग्रेंट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रवासी नागरिक हैं जो दूसरे राज्यों में कार्य करते थे। तो ये अभी जो प्रवासी नागरिक जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं। लगभग 23 से 24 लाख माइग्रेंट्स वर्कर अभी तक आ चुके हैं। अब इनके रोजगार की भी समस्या उत्पन्न होगी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, स्किल मैप जारी किया है। स्किल मैप का मतलब क्या है कि जैसे कौन से लोग कौन से कारीगर, किस प्रकार कारीगर, जैसे कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, कोई जो है आपका पेंटर है, जिसको जो गुण आते हैं उसके आधार पर उसका कैटेगराइजेशन किया गया है और इन कैटेगरी के आधार पर उनको रोजगार दिया जाएगा। तो स्किल मैप बड़ी अच्छा प्लानिंग, मतलब इससे प्लान वे में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। अगली न्यूज़, चाइना टू रिपैट्रिएट स्ट्रैंडेड नेशनल्स। तो चीन ने निर्णय लिया कि जो भी भारत में उनके फंसे राष्ट्रीय हैं उनको चीनी नागरिकों को वापस ले जाएंगे। अगली न्यूज़ है आईएलओ अर्जेस पीएम नॉट टू डाइल्यूट लेबर लॉ। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि आप जानते हैं, कई श्रम संगठनों ने पत्र लिखा था, भारतीय श्रम संगठनों ने। तो अब आईएलओ ने अर्ज किया है प्रधानमंत्री से कि जो श्रम कानूनों में को ना की जाए, मतलब कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे कि देखें कई राज्यों ने 8 घंटे से बढ़ाकर वर्किंग आवर्स 12 घंटे कर दी थी। तो हम जानेंगे आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी संस्था है। जब और ये इसका एक विशेष बात और ये संयुक्त राष्ट्र से पहले भी जन्म इसका हो गया था। आईएलओ का कार्य क्या है, ये आपका लेबर स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड वाइड जो है डिफाइन करती है कि यानी कितने वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, सामान्य स्थिति क्या होनी चाहिए, लेबर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। एयर इंडिया कैन असाइन मिडिल सीट्स ऑन रेस्क्यू फ्लाइट्स फॉर नाउ, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एयर इंडिया है वो मध्य की सीटें भी जो है फ्लाइट्स में बुक कर सकती है। तो देखिए पहले गाइडलाइन आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मध्य की सीट रहेगी, जैसे 3 रो है तो मिडिल वाली जो रो है, 3 कॉलम है तो मिडिल वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा ताकि 2 यात्रियों के बीच में गैप रहे। लेकिन जैसे कि जानते हैं इस समय जो रिपेट्रिएशन हो रहा है, अपने नागरिकों को वापस ला रहे हैं, जो है किस मिशन के तहत ला रहे हैं आपको बताना है, वंदे भारत मिशन आप जानते होंगे। तो उसमें क्या बोला गया है कि मिडिल का कॉलम छोड़ दिया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए। लेकिन आप जानते हैं मिडिल कॉलम छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे पास सीमित संसाधन है और ज़्यादा विमान लगेंगे, तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है कि मिडिल की सीट भी आप वो कर सकते हैं। अब देखिए एक संतोषी मेहरोत्रा एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया है कैसे रिवर्स माइग्रेशन टू विलेजेस हैज सेट द इकोनॉमी बैक बाई 15 ईयर्स। तो जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, देखिए माइग्रेशन सामान्यतः ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होता है, लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है, शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में हो रहा है।
यानी सब लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, जितने भी जो है श्रमिक हैं। तो बता रहे हैं इससे जो अर्थव्यवस्था है लगभग 15 साल पीछे चली जाएगी। कैसे पीछे चली जाएगी? तो जाहिर-सी बात है, जो शहरी अर्थव्यवस्था है ग्रामीण श्रमिकों के पर आधारित थे और सब श्रमिक अपने घर चले गए हैं। और वो अभी हाल देखिएगा, इससे जब लॉकडाउन ठीक भी हो जाएगा, कोरोना ठीक भी हो जाएगा, तो उनका इतना भय हो चुका है शहर के माहौल से कि वो अभी जल्दी ही नहीं आएँगे, उनको समय लगेगा। तो इसी वजह बता रहे हैं अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित होगी इससे। एज ऑर्डर्स ड्राई अप दुर्गा पूजा इन बंगाल में लॉज इट्स साइंस। तो जो ऑर्डर्स है, मतलब लॉकडाउन ऑर्डर्स है, और आप जानते हैं, तो इससे बताया जा रहा है दुर्गा पूजा जो है बंगाल में प्रभावित हो सकता है। बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत ही विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है। तो देखेंगे दुर्गा पूजा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जो गॉडेस दुर्गा है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो महिषासुर की हत्या करती हैं, यानी ये एक आपका अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। तो इसी को उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। बंगाल उड़ीसा गेट्स प्रॉमिस्ड 1500 करोड़। तो बंगाल और उड़ीसा को 1500 करोड़ रुपए दिया गया है एम्फान चक्रवात से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए केंद्र की तरफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ये क्या है? ये आपका फंड स्थापित किया गया है कि कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है उसमें हेल्प करने के लिए, और उसके साथ ही राष्ट्रीय स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को भी इससे पैसा से ट्रांसफर होता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक बॉडी आपकी होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण। तो इस प्राधिकरण का मुखिया कौन होता है? आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री होते हैं। हैवी रेन्स हिट्स 5 असम डिस्ट्रिक्ट। तो जो गंभीर रूप से वर्षा हुई है उससे 5 असम जिले प्रभावित हैं। तो अब देखिए जो बरसात का सीजन आने वाली है, तो अब बरसात, अब बाढ़ भी कई राज्यों में आएंगे। जैसे असम काफ़ी प्रभावित होता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है और साथ में वर्षा, दोनों जुड़ जाती हैं। अब अगली न्यूज़ है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी न्यूज़ है। चाइना वांस यूएस ऑफ रिटेलिएशन इफ पनिश फॉर हांगकांग लॉ। तो चाइना ने यूएस को चेतावनी दी है, अगर उसको हांगकांग के नए कानून के लिए अगर उसको पनिश किया गया तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे, यानी उसका उत्तर देंगे। तो जैसे कि जानते हैं चाइनीज़ पार्लियामेंट अब जो है फिर नई बैठक के रूप में नए सत्र उसमें शुरू हो रहा है, तो उसने हांगकांग पे सुरक्षा मानक कड़े करने के लिए, हांगकांग पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नया कानून लाने की बात की जा रही है। और यूएसए ने कहा है अगर ऐसा कोई कानून चाइना लाता है हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में चाइना कह रहा है अगर हम पर कोई सैंक्शन लगाया जाएगा तो हम उसका भी उत्तर जवाब करारा जवाब देंगे। यूएस लिमिट्स ट्रैवल फ्रॉम ब्राज़ील ड्यू टू वायरस। तो यूएसए ने ब्राज़ील से जो भी ट्रैवल है उसको लिमिट कर दिया गया है क्योंकि ब्राज़ील इस समय केंद्र है इस समय कोरोना वायरस संक्रमण का। अब देखिए कुछ जो है राष्ट्राध्यक्षों के नाम है उनको जानेंगे। शिंजो अबे लिफ्ट्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो कोरोना की वजह से जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी जापान ने, उसको शिंजो अबे ने हटा लिया है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। और देखिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और न्यूजीलैंड के जो आपके प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? जैसिंडा आर्डन। तो इन चीज़ों का, शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री है, बोरिस जॉनसन आपके इंग्लैंड के हैं, और न्यूजीलैंड के कौन है? जोसिदा आर्डन। अगली न्यूज़ है अफगान गवर्नमेंट फ्रीज 100 तालिबान प्रिजनर्स। अफगान सरकार ने 100 तालिबान कैदियों को रिहा किया है। क्यों रिहा किया है? क्योंकि अभी देखेंगे अफगान शांति समझौता चल रहा है। शांति समझौता किसके बीच में होगा? अभी तो यूएसए और तालिबान के बीच में हो रहा है, जिसमें ये भी कहा गया है कि तालिबान जाके अफगान सरकार से बात करे और मध्यम मार्ग निकाले। तो अभी दोनों में समझौता हुआ है, उसके तहत क्या कहा गया है कि तालिबान जो है जो अफगान मिलिट्री के सोल्जर्स को पकड़े उनको छोड़ेगी, और उसके जवाब में जो अफगान सोल्जर्स यानी अफगान सरकार है वो तालिबान के जो है जो भी कार्यकर्ता है उनको छोड़ेगी। अगली न्यूज़ जो वुहान यूजेस सैंपल पूलिंग टू कंडक्ट 6.57 मिलियन टेस्ट इन 10 डेज। तो लगभग 65 लाख टेस्ट करेगा 10 दिन में वुहान में। देखिए जो एसिम्टोमेटिक केसेस थे, ऐसे केसेस थे जो इसमें कोरोना वायरस तो संक्रमण था लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं पाए जा रहे थे, यानी दबे हुए केसेस थे। उनकी नई वेव जो है जारी हुई है, मतलब कुछ नए केसेज आए हैं, तो इसलिए पूरी जनसंख्या को टेस्ट करने का निर्णय लिया है वुहान ने। और उसके लिए कौन सा माध्यम अपनाने की बात की गई है? बोला है कि हम पूल टेस्टिंग करेंगे। पूल टेस्टिंग में बात की थी कि जैसे 5 लोगों का सैंपल एक ही में कलेक्ट कर लिया जाएगा, चेक किया जाएगा, कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो यानी कि उन 5 में से कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर उन 5 लोगों का अलग अलग किया जाएगा। तो इस ये पूल टेस्टिंग माध्यम है। यूएस इज नाउ मोर क्लियर इन सपोर्ट ऑफ फॉर इंडिया ऑन चाइना बॉर्डर इशूज़। तो जो भारत चीन सीमा विवाद है तो उस पर भारत यूएसए बहुत स्पष्ट रूप से भारत की तरफ है। ये कौन कह रहा है? जो वहाँ उनके एम्बेसडर यूएसए के साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए जो एम्बेसडर है वो कह रहे हैं। तो जैसे कि जानते हैं जो है हमारा हम जो बॉर्डर मानते हैं वो मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में मैकमोहन लाइन है, लेकिन चाइना इस बॉर्डर को नहीं मानता, बल्कि वो कहता है जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये आपका हमारा दक्षिण तिब्बत का भाग है। तो इन मामले पे ये जो है एक डिप्लोमेटिक मूव है, तो ये यूएसए बोल रहा है कि हमारी तरफ है, ये इन्होंने बताया है। अब अगली न्यूज़ है
क्रूड प्रोसेसिंग सीज बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2003। तो 2003 से क्रूड ऑयल का सबसे कम दाम देखा गया है, दाम में बहुत अधिक गिरावट देखी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो कंपटीशन भी, और दूसरी बात साथ में लॉकडाउन लग गया है, डिमांड कम हो गई है, इसलिए जो क्रूड ऑयल का दाम है सबसे कम, बहुत कम हो गया है, 2003 से लेवल से कम हो गया है। ONGC में बाय IL&FS 26% स्टेक इन पावर त्रिपुरा पावर आर्म। तो ONGC जो है त्रिपुरा पावर सेक्टर की जो एक IL&FS का शेयर है 26%, उसको खरीद सकती है। तो IL&FS जो है ये आपकी एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, लेकिन ये खुद ही पिछले वर्ष इतना घाटे में चली गई और लगभग बैंकरप्ट की कगार पर है। तो इसका जो त्रिपुरा पावर सेक्टर में शेयर है 26% का, वो अब ONGC खरीदेगी। तो इससे IL&FS को थोड़ा सा पैसा मिलेगा, और जो पैसा फंसा हुआ है, जिनसे लेके पैसा लोन दे रही, तो उनको भी राहत मिलेगी। अगली न्यूज है हायर वीट प्रोक्योरमेंट दिस ईयर। तो इस वर्ष पिछले वर्ष से भी ज़्यादा वीट की प्रोक्योरमेंट हुई, खरीदारी हुई है। तो वीट की प्रोक्योरमेंट कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हम वीट का MSP डिक्लेयर किया जाता है, और उस MSP पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस आधार पे इसका प्रोक्योरमेंट होता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका प्रोक्योरमेंट करती है। अब एक महत्वपूर्ण न्यूज और है, केरला टीम नेट सिल्वर फिश इन वेलंकनी। तो वेलंकनी में केरला की एक टीम ने नई फिश को जो है, सिल्वर फिश को जो है खोज की है। उसका नाम क्या है? प्यूंटियस सैंक्टस। तो ये हमारी थी आज की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक संगीत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे पुरानी संगीत विधा है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जबकि हिंदुस्तानी विधा में अरब फारसी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। इसमें गायन को वाद्य यंत्रों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। तो इनको देख के आपको सही विकल्पों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, केवल एक व दो, एक, दो व तीन, या उपर्युक्त सभी। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो ये थी 26 मई की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।